छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने द्वितीय यूनिट में सेकेंड यूनिट में पुष्पीय पौधों के आकारिकी के बारे में चर्चा किया, जिसमें पुष्प के विभिन्न भागों और पुष्पीय सूत्र, पुष्प आरेख एवं जो है सोलेनेसी फैमिली के बारे में चर्चा किया है। अब उसमें दूसरा पार्ट, क्योंकि दो पार्ट कट गए इसमें से, दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा पार्ट है ये जंतुओं का संरचनात्मक संगठन या संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। क्या है दूसरा जो पार्ट है उसमें? जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में चर्चा करना है। इसमें मुख्य रूप से जो होता, पहले दो चैप्टर दिया गया था, उसमें कॉकरोच के बारे में दिया गया था, उसके पूरे बॉडी संरचना, लेकिन उसको काट करके इसमें केवल जंतु तक रखा गया है। तो कॉकरोच और जंतु तक दोनों उसमें शामिल था, लेकिन इस समय उसको हटा करके केवल जंतु तक ही रखा गया है। तो हम चलते हैं किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में। आइए सबसे पहले हम इसमें जो है ऊतक की परिभाषा जानेंगे, या ऊतक की परिभाषा को पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, या जो है ऊतक की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्न कोट के एक कोशिकीय जंतुओं के अतिरिक्त, या कह सकते हैं या जीवों के अतिरिक्त, या पौधों का, सबको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जंतु की परिभाषा लगभग एक ही समान है, तो पादप ऊतक या किसी में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम जंतु के बारे में पढ़े, जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। निम्न कोट के एक कोशिकीय जंतुओं के अतिरिक्त शेष सभी बहुकोशिकीय जंतुओं की शरीर जो होती है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें स्वयं मानव हमारी शरीर जो है वो 10⁻14 अर्थात 14 करोड़ से अधिक कोशिकाओं से जो है हमारी शरीर मिलकर बनी होती है। इस प्रकार निम्न कोट के एक कोशिकीय जंतुओं के अतिरिक्त शेष सभी बहुकोशिकीय जंतुओं की शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो बनी होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं शरीर में छोटे छोटे समूहों के रूप में होती हैं। किसके रूप में? छोटे छोटे समूहों या पिंडों के रूप में होती हैं। और कोशिकाओं का जो है अलग अलग समूह या प्रत्येक समूह जो होता है एक भिन्न प्रकार का या विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। फिर समझिए, निम्न कोट के एक कोशिकीय जंतुओं को छोड़कर या के अतिरिक्त शेष सभी बहुकोशिकीय जंतुओं की शरीर जो होती है एक से अधिक, क्या कह सकते हैं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो बनी होती है। इस प्रकार कोशिकाओं का जो है कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनी होती है, और कोशिकाओं का प्रत्येक समूह या अलग अलग समूह जो होता है ये भिन्न प्रकार का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार कोशिकाओं का वो समूह जो उत्पत्ति संरचना एवं कार्य में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का इस प्रकार कोशिकाओं का वो समूह जो उत्पत्ति संरचना एवं कार्य में एक समान होता है उसे जो है ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा है, ए मास ऑफ सेल्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स alike in origin, structure and function is called tissue। इंग्लिश में से कहते हैं a mass of cells or group of cells alike in origin, structure and function is called tissue। अब आइए हम इसमें जो है ऊतकी या ऊतक विज्ञान के बारे में चर्चा करें। क्या है ऊतक? अगर है तो उसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो है जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे जो है ऊतकी या ऊतक विज्ञान कहते हैं। फिर समझिए, ऊतकी या ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जो है जंतु ऊतकों या ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे जो होता है ऊतकी या ऊतक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आइए चलते हैं इसके ऊतकी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। किसके बारे में? ऊतकी के या ऊतक विज्ञान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जो है चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा,
इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम दिया। नंबर 1 मार्सेलो मैल्पिगी, दूसरा जो है मायर और तीसरा जो है बीकार्ट। 3 वैज्ञानिकों ने कार्य किया है। नंबर 1 आइए, मार्सेलो मैल्पिगी। ध्यान दीजिएगा, मार्सेलो मैल्पिगी ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में ऊतकी की स्थापना की। मार्सेलो मैल्पिगी ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान के एक पृथक या अलग शाखा के रूप में ऊतकी की स्थापना या ऊतक विज्ञान की स्थापना की। नेक्स्ट जो है मायर। मायर ने सर्वप्रथम जो है जंतु विज्ञान की इस शाखा को ऊतकी या हिस्टोलॉजी नाम दिया। मायर ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान की शाखा को ऊतकी या ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी नाम दिया। नेक्स्ट थर्ड आइए, बीकार्ट। थर्ड क्या है? बीकार्ट। बीकार्ट ने जो है सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया ऊतक। फिर से समझिए, नंबर 1 मार्सेलो ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान के एक पृथक शाखा के रूप में ऊतकी या ऊतक विज्ञान की स्थापना की। सेकेंड, मायर ने सर्वप्रथम जंतु विज्ञान की इस नई शाखा को ऊतकी या ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी नाम दिया। थर्ड, बीकार्ट ने जो है सर्वप्रथम ऊतक शब्द का जो है प्रयोग किया। अब हम चलते हैं जंतु ऊतक के प्रकार, किसके बारे में चर्चा करने? जंतु ऊतक के बारे में चर्चा करने। थोड़ा ये डार्क कम है, स्याही कम हो गई थी, तो इसको हम डार्क बना दे रहे हैं। तो हम किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं? जंतु ऊतक के बारे में, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा छात्रों, जंतु ऊतक को जो है 4 जो है वर्गों में विभक्त किया गया है। यह जंतु ऊतक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1 उपकला ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक, इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सेकंड, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ, तंत्रिका ऊतक जो है नर्वस टिश्यू। इस प्रकार से कितने प्रकार का जंतु ऊतक होता है? 4 प्रकार के। नंबर 1 उपकला ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू इंग्लिश कहते हैं। सेकंड, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, पेशीय ऊतक या पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। छात्रों, अभी हमने बताया ऊतक के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया। बताया था कि ऊतक जो है 4 प्रकार का होता है। जंतु ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। कितने प्रकार का होता है जंतु ऊतक? 4 प्रकार का। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। आइए अब हम चलते हैं उपकला ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक या इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चर्चा करने। आइए सबसे पहले चलते हैं कि उपकला ऊतक कहाँ पर स्थित होता है, इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, उपकला या एपिथेलियम या कह सकते हैं एपिथेलियल शब्द का प्रयोग जो है, उपकला या एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रायुस ने 18वीं शताब्दी में किया। उपकला या एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रायुस ने 18वीं शताब्दी में किया। ध्यान दीजिएगा, उपकला या एपिथेलियम जो होता है यह शरीर की सतह पर एवं विभिन्न अंगों, गुहाओं, रुधिर वाहिनियों का बाहरी एवं भीतरी आवरण बनाती है। उपकला या एपिथेलियम जो होती है यह शरीर की बाहरी सतह पर तथा विभिन्न अंगों, गुहाओं एवं वाहिनियों का बाहरी एवं भीतरी आवरण बनाती है। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर केशिकाएं नहीं होती हैं तथा इसमें लसिका के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से पोषक पदार्थों
पोषक पदार्थ इस ऊतक में पहुंचते हैं। क्या हमने बताया कि उपकला या एपिथेलियम जो होता है शरीर की सतह पर तथा विभिन्न अंगों, गुहाओं एवं वाहिनियों का बाहरी एवं भीतरी आवरण बनाता है, और सतह पर होने के कारण जो है इस ऊतक में रुधिर केशिकाएं नहीं होती हैं तथा इसमें लसिका के माध्यम से इस ऊतक में जो होता है पोषक पदार्थ का जो होता है संवहन होता है। अब आइए चलते हैं उपकला या एपिथेलियम की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में उपकला या एपिथेलियम के उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने, ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम के बारे में ध्यान दीजिएगा। उपकला या एपिथेलियम की उत्पत्ति जो होती है भ्रूण के 3 प्राथमिक जनन स्तरों से होती है। उपकला या एपिथेलियम की उत्पत्ति जो होती है भ्रूण के 3 प्राथमिक जनन स्तरों से होती है, जिसमें नंबर 1 है एक्टोडर्म, और दूसरा जो है मेसोडर्म, और तीसरा जो है एंडोडर्म। जो है प्रथम आइए एंडोडर्म से त्वचा के एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस बनती है। दूसरा मेसोडर्म से देह गुहे सीलोमिक एपिथेलियम जो है का निर्माण होता है, और तीसरा जो है एंडोडर्म आहार नाल की सीलोमिक एपिथेलियम इससे जो होती ये बनती है। तो कितने भ्रूणीय स्तरों से होती है उपकला की उत्पत्ति? वो 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म। अब आइए हम चलते हैं उपकला की सामान्य संरचना के बारे में। उपकला की कैसे बनी होती है, जनरल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये चित्र हमने बनाया है उपकला का, जिसमें ये एपिथेलियम उपकला दिखाया गया है। इसकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस केंद्रक है। नीचे की ओर ये जो है आधार कला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसमें ऊपर की ओर बेसल लैमिना आधार पटल है, और नीचे की ओर जालिका पटल रेटिकुलर लैमिना, और सबसे नीचे की ओर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये संयोजी ऊतक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि उपकला की कोशिकाएं जो होती परस्पर सटी होती हैं, और एक निर्जीव आधार कला, ये जो हमने बताया ये दोनों स्तर, यह एक निर्जीव आधार कला बेसमेंट में मेम्ब्रेन पर जो होती हैं वो स्थित होती हैं। उपकला की कोशिकाएं परस्पर सटी होती हैं तथा एक निर्जीव आधार कला यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो होती स्थित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आधार कला में जो है या बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 स्तर होते हैं। कितने? 2 स्तर। नंबर 1 जो है आधार पटल बेसल लैमिना, ये आप देंगे ऊपर वाला, ये आधार पटल है बेसल लैमिना, और दूसरा जो है जाल पटल रेटिकुलर लैमिना, ये नीचे वाला जो है ये आधार पटल के नीचे जो होता है जाल पटल होता है रेटिकुलर लैमिना है। तो जो है इसके जो है उपकला के आधार कला में कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं, आधार पटल और जाल पटल। आइए नंबर 1 चलते हैं, आधार पटल जो है बेसल लैमिना के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, यह उपकला ये जो है ये आधार पटल जो होता है ये उपकला की ओर स्थित होता है। ध्यान दीजिए, ये उपकला कोशिकाएं हैं, ये ऊपर की ओर स्थित होता है। तो ये जो होता है उपकला की ओर स्थित होता है तथा इसके संयोजन में कोलेजन एवं लैमिनिन प्रोटीन के तंतु तथा उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटियोग्लाइकांस जो होते हैं भाग लेते हैं। आधार पटल जो होता है यह उपकला की ओर स्थित होता है तथा इसके संयोजन में कोलेजन एवं लैमिनिन प्रोटीन के तंतु एवं उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं भाग लेते हैं, ग्लाइकांस भाग लेते हैं, प्रोटियोग्लाइकांस भाग लेते हैं। दूसरा ये चलिए जाल पटल क्या है? जाल पटल रेटिकुलर लैमिना। तो ध्यान दीजिएगा, जाल पटल जो होता है आधार पटल के नीचे की ओर स्थित होता है, अर्थात कह सकते हैं यह उपकला के नीचे। अब इसके नीचे की ओर क्या होता है? संयोजी ऊतक, अर्थात संयोजी ऊतक की ऊपर की ओर स्थित होता है। तो जाल पटल जो होता है उपकला के नीचे संयोजी ऊतक की ओर स्थित होता है। इसके संयोजन में नीचे के संयोजी ऊतक कोशिकाओं द्वारा, ये ध्यान दीजिए, ये संयोजी ऊतक इसके कोशिकाओं द्वारा, इसके संयोजन में जो है नीचे के संयोजी ऊतक की कोशिकाओं द्वारा स्रावित जाल तंतु, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन, जाल तंतु, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं भाग लेते हैं। फिर से आइए, आधार पटल जो होता है ये जो है आधार पटल जो होता है उपकला के नीचे संयोजी ऊतक, ये कनेक्टिव टिश्यू है, की ओर स्थित होता है तथा इसके संयोजन में वो संयोजन में नीचे के संयोजी यानी यही संयोजी ऊतक की कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटियोग्लाइकांस जो है क्या हम बता रहे थे सारे, तथा ये फिर से समझिए यह उपकला जो है
यह उपकला के नीचे संयोजी ऊतक की ओर स्थित होता है तथा इसके संयोजन में नीचे के संयोजी ऊतक के कोशिकाओं द्वारा स्रावित जाल तंतु, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं भाग लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, उपकला की कोशिकाएं जो होती है, हमने क्या बताया कि परस्पर सटी होती हैं। उपकला की कोशिकाएं यहाँ पे देखिए, ये परस्पर, यहाँ बीच में कोई जगह नहीं, परस्पर सटी हुई हैं। तो उपकला की कोशिकाओं के परस्पर सटी होने के कारण कोशिकाओं के बीच बीच में अंतःकोशिकीय पदार्थ, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बहुत कम एवं मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। कोशिकाओं के सटी होने के कारण, उपकला की कोशिकाओं के परस्पर सटी होने के कारण इनके बीच में अंतःकोशिकीय पदार्थ, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो होता है बहुत कम होता है तथा यह मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन का जो होता बना होता है। इसलिए उपकला में जो है महीन तंत्रिकाएं होती हैं। उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में महीन तंत्रिकाएं होती हैं, परंतु रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, परंतु रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं। इसलिए इनकी कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है आधार कला के आर पार नीचे स्थित संयोजी ऊतक के ऊतक तरफ से होता है। क्या हमने बताया कि जो है उपकला की कोशिकाएं परस्पर सटी होती हैं। कोशिकाओं के परस्पर सटी होने के कारण उपकला में अंतःकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है और ये मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन का जो होता बना होता है। इसलिए उपकला की कोशिकाओं में महीन तंत्रिकाएं तो होती हैं, परंतु रुधिर वाहिनियां नहीं होती। इसलिए उपकला की कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है आधार कला, ये आधार कला के नीचे स्थित संयोजी ऊतक द्वारा स्रावित ऊतक द्रव से जो होता है वो होता है। छात्रों, अभी हमने इसके पहले जो है जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में बताया और उपकला ऊतक हमने बताया था कि जंतु ऊतक क्या है, ऊतक की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसमें हम नंबर 1 उपकला ऊतक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो है वो उसके स्थिति के बारे में हमने बताया, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया तथा जो है उस उपकला ऊतक के संरचना के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं उपकला के कार्य के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? उपकला या इपिथीलियम के कार्य या फंक्शन ऑफ इपिथीलियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसके जो है कई कार्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग जो है ये 14 कार्य है। अब नंबर 1 हम लोग चलते हैं। प्रथम कार्य क्या है? नंबर 1 आवरण, कवरिंग का एक कार्य करता है। कवरिंग में ये त्वचा एवं खोखले अंगों जैसे आहार नाल, रुधिर वाहिनियों की सतह तथा अन्य अंगों जैसे यकृत, श्वसन तंत्र, आंतरांगों को ढकने का कार्य करती है तथा उनका आवरण बनाती है। प्रथम कार्य हुआ कि ये आवरण का कार्य करती। आवरण में यह त्वचा एवं खोखले अंगों जैसे आहार नाल, रुधिर वाहिनियों की बाह्य सतह तथा अन्य अंगों जैसे यकृत, श्वसन तंत्रों एवं आंतरांगों को जो है ढकने का कार्य करती है, अर्थात उन पर जो है एक आवरण बनाने का कार्य जो होती है करती है। दूसरा हम चलते हैं, दूसरा वर्ग है इसका सुरक्षा प्रोटेक्शन का। सुरक्षा प्रोटेक्शन का ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो होती है त्वचा एवं उसके नीचे स्थित ऊतकों को जो है चोटों, जो है आघातों, घर्षण, रसायनों, संक्रमण एवं शुष्क होने से जो होती बचाती है। दूसरा कार्य क्या है? ये सुरक्षा का कार्य करती है, जिसमें यह त्वचा एवं त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों को चोट, आघातों, घर्षण, रसायनों, संक्रमण एवं शुष्क होने से जो होती बचाती है। तीसरा काम है अवरोध या रोध, वैरियर का कार्य करती है। ये वैरियम क्या है? ये इसमें त्वचा की जो उपकला होती है यह एक आभेद जो है अवरोधक या रोधक का कार्य करती है। शरीर में अन्य पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को घुसने से जो होती है त्वचा जो है रोकती है। दूसरा जो है आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो होती है विभिन्न शरीर के विभिन्न अंतरांगों में अपने पर्यावरण से या वातावरण से पदार्थों के आदान प्रदान में जो होती भाग लेती है, जिसमें अवांछनीय पदार्थ इसके आर पार नहीं जा सकते, नहीं जा पाते हैं। इसलिए यह चयनात्मक आवरण के रूप में जो होती है उपकला कार्य करती है। फिर समझिए पदार्थों का आदान प्रदान, ये जो है शरीर के अंतरांगों में अपने वातावरण से या शरीर के विभिन्न अंगों में
अपने वातावरण या पर्यावरण से पदार्थों के विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान में भाग लेती है, परंतु अवांछनीय पदार्थ इसके आर पार नहीं जा सकते हैं, इसलिए यह शरीर में चयनात्मक आवरण के रूप में जो होती है कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, इसका फंक्शन है अवशोषण एब्जॉर्प्शन। इसमें जो है हमारे शरीर में आंत्र की जो उपकला होती है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण का कार्य करती है। आहार नाल कह सकते हैं या आंत्र की उपकला जो होती है पचे हुए भोजन के अवशोषण का कार्य जो होती कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फंक्शन उत्सर्जन एक्सेशन। उत्सर्जन में इसमें हमारे मूत्र वाहिनियों की जो उपकलाएं होती हैं बिल्कुल से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में भाग लेती हैं या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट चालन या संवहन कंडक्शन का कार्य। कौन सा फंक्शन है? चालन या कंडक्शन। इसमें ये जो उपकला होती है श्वसन मार्ग एवं जनन वाहिनियों की जो उपकला होती है वो श्लेष्म एवं अन्य द्रव्यों के या जो तरल पदार्थों के संवहन में भाग लेती है। हमारे शरीर में उपकला जो होती है इसमें श्वसन मार्ग एवं जनन वाहिनियों की विशेष रूप जो उपकला होती है वो श्लेष्मिक पदार्थ से कह सकते हैं, श्लेष्म म्यूकस एवं जो है द्रव्यों के या अन्य जो है तरल पदार्थों के संवहन में जो होती भाग लेती है। नेक्स्ट आइए श्रावण सिक्रीशन। ध्यान दीजिए, इसमें जो है आंत्र की जो उपकला होती है हमारे शरीर में, आंत्र की जो उपकला होती है पाचक रसों या पाचक एंजाइमों के श्रावण का कार्य करती है या पाचक एंजाइमों को जो होती श्रावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है श्वसन रेस्पिरेशन। ये श्वसन में भाग लेती है जिसमें फेफड़ों की जो है जो उपकलाएं होती हैं उनके फेफड़ों में वायुकोशिकाएं होती हैं, तो फेफड़ों की वायुकोशिकाओं की उपकला जो होती है फेफड़ों एवं वायु के बीच ऑक्सीजन एवं CO2 के आदान प्रदान का कार्य करती है। श्वसन में इसमें फेफड़ों की जो उपकला होती है वो फेफड़ों एवं वायु के बीच ऑक्सीजन एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का जो होती कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट आइए संवेदी कार्य जो है सेंसरी फंक्शन या सेंसरी वर्क क्या है इसका। ध्यान दीजिएगा, उपकला जो होती है ये संवेदी अंगों एवं त्वचा की उपकला जो होती है संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। ये जो है इसमें जो है ये जो है संवेदी अंगों एवं त्वचा की उपकला जो होती है संवेदनाओं को जो होती है ग्रहण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है बाणकता या पिगमेंटेशन का कार्य। इसमें ध्यान दीजिएगा, उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं जैसे त्वचा है, उपकला त्वचा की जो है उपकला की कोशिकाओं में मेलानिन उपस्थित पाया जाता है, मेलानिन नामक बाणक पाया जाता है जिसके कारण यह त्वचा को रंग या बाणकता प्रदान करती है। इसमें जो है बाणकता में जो है उपकला की कोशिकाओं में मेलानिन नामक बाणक उपस्थित होता है जिसके कारण उपकला जो होती है त्वचा को रंग प्रदान करने या बाणकता प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है युग्मकों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मकों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो है जनन अंगों की जो जनन उपकला होती है, जनन एपिथेलियम जो होती है वो युग्मकों के निर्माण में भाग लेती है। युग्मकों के निर्माण में जनन अंगों की जो है जनन उपकला या जनन एपिथेलियम युग्मकों के निर्माण में भाग लेती है। नेक्स्ट पॉइंट बाह्य कंकाल स्केलेटन। बाह्य कंकाल स्केलेटन के रूप में कार्य करती है। क्या क्या ये जो होती है शरीर पर सल्क, बाल, पंजे, नाखून, खुर इत्यादि बाह्य कंकालीय रचनाएं हमारे शरीर बनाती है। ये उपकला जो होती है ये सल्क, बाल, पंजे, नाखून, खुर इत्यादि बाह्य कंकालीय रचनाएं जो होती है बनाती है। नेक्स्ट आइए पुनरुद्भवन रीजनरेशन। तो ध्यान दिया हमारे शरीर में जहां पर कट जाता है, चोट लग जाता है तो इसकी उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं क्षतग्रस्त ऊतकों पर जो है विभाजित होकर एक रक्षात्मक आवरण बनाती हैं तथा घावों एवं पुनरुद्भवन में जो होती है भाग लेती हैं। अर्थात घावों को भी भरती हैं और जहां पर क्षतग्रस्त ऊतक होती है उसको भी भरने का कार्य करती हैं। इस प्रकार ये जो उपकला जो होती है, उपकला की कोशिकाएं जो होती है क्षतग्रस्त ऊतकों पर विभाजित होकर एक रचनात्मक आवरण बनाती हैं तथा घावों एवं पुनरुद्भवन में जो होती भाग लेती हैं। इस प्रकार जो है उपकला की ये पूरा जो है 14 कार्य होते हैं जिसमें नंबर 1 आवरण के रूप में, दूसरा सुरक्षा का कार्य, तीसरा अवरोध का कार्य,
चौथा पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य, पांचवा अवशोषण का कार्य, छठा उत्सर्जन, सातवां संवहन या चालन, आठवां जो है श्रावण सिक्रेशन, नौवां श्वसन रेस्पिरेशन, 10वां संवेदी कार्य सेंसरी वर्क, और 11वां वर्णकता पिगमेंटेशन, 12वां जो है युग्मकों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफिट, और 13वां बाह्य कंकाल स्केलेटन, और 14वां पुनर्भ्रंश। इस प्रकार से ये इतने कार्य करती है। अब चलते हैं छात्रों, हम जो है उपकला के प्रकार के बारे में, उपकला कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करने। टाइप्स ऑफ इपिथेलियम, तो ध्यान दीजिएगा उपकला मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 आच्छादन या आवरण उपकला कवरिंग इपिथेलियम, दूसरा जो है ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर इपिथेलियम, और तीसरा जो है विशिष्टीकृत उपकला स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम। तो उपकला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 आच्छादन या आवरण उपकला कवरिंग इपिथेलियम, सेकंड जो है ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर इपिथेलियम, और थर्ड विशिष्टीकृत उपकला या स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।